संसद भवन कब्जा गरेर सबैले कुर्सीहरू लिएर हिँड्छन्। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। भ्रष्ट प्रधानमंत्री, उस भ्रष्ट प्रधानमंत्री की भ्रष्ट सरकार और उस भ्रष्ट सरकार की खड़ी की हुई एजेंसियों ने सोचा था कि जनता को कुचलते जाएंगे और वो उफ तक नहीं करेगी। यह आदमी जो गलियों में भागता फिर रहा है, इसका नाम है विष्णु पौडेल। वो चंद घंटे पहले तक नेपाल का वित्त मंत्री हुआ करता था, लेकिन यह देश की साधारण जनता के बारे में सोचने की बजाय पूंजीपतियों के साथ मिलकर देश को लूटने लगा। नतीजा देख लीजिए। नेपाल की राजधानी काठमांडू में 3 सबसे ताकतवर इमारतों, संसद, सिंह दरबार और सर्वोच्च न्यायालय पर अब पूरी तरह से प्रदर्शनकारियों का कब्जा है। सिंह दरबार में मंत्रियों के दफ्तर हैं। वहां से मंत्रियों को सुरक्षित निकालने के लिए सेना को एक ऑपरेशन चलाना पड़ा। नेपाल में इस समय न कोई सरकार है, न कोई सेना है, न कोई सिस्टम है और न ही कोई नेता है। प्रदर्शनकारी भी नेतृत्व विहीन है। उन्हें कुछ नहीं पता कि आगे क्या करना है। लेकिन एक बात जो उनके दिमाग में साफ है वो ये कि ये सरकार भ्रष्ट है और इसके लोगों को छोड़ेंगे नहीं। नेताओं ने हमको लूटा है, इसलिए वो उन्हें जहां देख रहे हैं वहीं पीटने लग रहे हैं, दौड़ाने लग रहे हैं, उनके घर जलाने लग रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने नेपाली कांग्रेस महासचिव विश्व प्रकाश शर्मा के घर में आग लगा दी। इसके पहले काठमांडू कांग्रेस महासचिव गगन कुमार थापा और पूर्व उपराष्ट्रपति विमलेंद्र निधि के घर में आग लगा दी। किसी देश के लोगों के गुस्से का इससे बड़ा अंजाम क्या हो सकता है कि वो अपने देश की संसद में आग लगा दें, प्रधानमंत्री के घर में आग लगा दें, राष्ट्रपति और गृह मंत्री का घर फूंक डालें। अब देखिए कि प्रदर्शनकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और उनकी पत्नी आरजू राणा को उनके घर में घुसकर पीटा। इस्तीफा देने के बावजूद केपी शर्मा ओली को घर छोड़कर भागना पड़ा। सुरक्षा बलों ने ओली को हेलीकॉप्टर से काठमांडू से निकालकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। उन्हें कहां ले जाया गया है या वो देश ही छोड़कर भाग गए, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। प्रधानमंत्री ओली के इस्तीफे के बाद प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन पर कब्जा कर लिया। जिसकी समझ में जो आया वही उठा ले गया, यहां तक कि प्रधानमंत्री की कुर्सी तक। प्रदर्शनकारी संसद से कुर्सी, टेबल, कंप्यूटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, स्टेशनरी, पर्दे सब लूट कर ले गए। लोग इस कदर गुस्से से भरे हुए हैं कि सुरक्षा बलों ने हाथ खड़े कर दिए। अब देखिए कि इस्तीफा दे चुके गृह मंत्री रमेश लेखक ने जैसे चाहा, जब चाहा, जितना चाहा नेपाल की जनता को कुचला था। जिसने भी सरकार की मंशा पर सवाल उठाए, सबके खिलाफ एजेंसियां छोड़ दी, पुलिस छोड़ दी। लोगों में गृह मंत्री की ऐसी दहशत थी कि जुबान खोलते हुए डरते थे। लेकिन उन्हीं गृह मंत्री के घर को जनता ने दिन दहाड़े फूंक दिया। उन्हें जान बचाकर भागना पड़ा और जो एजेंसियां उनके इशारे को आदेश समझती थीं, वो कुछ नहीं कर सकी। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के घर में आग लगा दी। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के निवास शीतल भवन में आग लगा दी। नेपाली कांग्रेस के दफ्तर में आग लगा दी। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने राजधानी काठमांडू के दल्लू इलाके में स्थित पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ खनल के घर में आग लगा दी। झालानाथ खनल उस समय अपने घर में मौजूद नहीं थे, लेकिन उनकी पत्नी राज्य लक्ष्मी चित्रकार घर के अंदर थी। इस घटना में वो गंभीर रूप से जल गई। उन्हें तुरंत कीर्तिपुर बर्न अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। इसके बाद पूरे काठमांडू में जगह जगह से धुएं का गुबार उठता नजर आया। देखिए, राजधानी काठमांडू में हालात
बेहद तनावपूर्ण बने हुए और सुरक्षा बल इसे काबू में लाने में नाकाम दिख रहे हैं। देश में हिंसक प्रदर्शनों ने इस स्थिति को और बिगाड़ दिया है। राजधानी काठमांडू और आसपास के इलाकों में हुई झड़पों और आगजनी में आधिकारिक तौर पर 25 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 400 से ज्यादा लोग घायल हैं। लेकिन स्थानीय पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह संख्या असल में 50 तक जा सकती है। नेपाल की राजनीति के सबसे बड़े चेहरे जान बचाकर भागते फिर रहे हैं और प्रदर्शनकारी उन्हें ढूंढ ढूंढ कर पीट रहे हैं। आपको एक बार फिर से बता दें कि दुनिया पहली बार इस तरह का कोई आंदोलन देख रही है। इस आंदोलन का न तो कोई चेहरा है, न कोई नेता है और न ही इसके पीछे कोई राजनीतिक पार्टी है। यह 18 से 28 साल के लड़के लड़कियां हैं। 8 सितंबर को नेपाल में हुए आंदोलन में ज्यादातर छात्र छात्राएं थीं। इनमें से कुछ तो स्कूली ड्रेस में ही पहुंच गए थे। शुरू में प्रदर्शन काफी शांतिपूर्ण था। प्रदर्शनकारियों की संख्या भी 15-20 हजार के करीब ही थी, लेकिन देखते ही देखते ये 40-50 हजार पहुंच गई और इसके बाद आंदोलनकारी संसद में घुसने लगे। उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। प्रदर्शनकारी गिरने लगे। इस गोलीबारी में 19 लोगों की मौके पर मौत हो गई और 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। उन्हें नियंत्रण करने के लिए सेना उतारी गई, लेकिन प्रदर्शनकारियों की मौत की खबर आग की तरफ फैलती चली गई। हर तरफ से लोग संसद की तरफ बढ़ने लगे। छात्र छात्राओं के इस आंदोलन में साधारण जनता भी जुड़ती चली गई और इसके बाद कुछ भी नहीं संभला। काठमांडू अब एक टापू में बदल चुका है। प्रदर्शनकारी हर उस जगह पर नेताओं की तलाश कर रहे हैं जहां वो हो सकते हैं। लड़के काठमांडू से बाहर निकलने वाली हर गाड़ी की तलाशी ले रहे हैं कि उनमें कोई नेता तो नहीं है। हालत यह है कि नेपाल के लोग अपने नेताओं को मार डालने पर आमादा हैं। सड़क मार्ग के अलावा उनके भागने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि बढ़ती हुई हिंसा और सुरक्षा चिंताओं के चलते त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने कहा है कि हालात उड़ान के लिए अनुकूल नहीं है। जो विमान पहले से हवा में थे उनकी सुरक्षित लैंडिंग करा दी गई है, लेकिन इसके बाद बाकी सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं और हवाई अड्डे को अगली सूचना तक पूरी तरह से बंद कर दिया गया। नेपाल में इस समय अगर कोई सबसे ज्यादा असुरक्षित है तो नेता और उनके दम पर देश को लूटने वाले कारोबारी। नेपाल इस हालात से कब बाहर निकलेगा कुछ पता नहीं, लेकिन एक बात तय है कि लोग खेले खाए नेताओं की करतूतों से तंग आ चुके हैं और उनसे नफरत करते हैं। इतनी नफरत कि वो उनकी जान ले लेने पर आमादा है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।